नवरात्रि में गरबा के दौरान गांधीनगर में हुए बवाल करने वाले लोगों पर तगड़ा एक्शन हुआ है। गुजरात सरकार ने गरबा पंडाल में पथराव करने वालों को कड़ा सबक सिखाया है। 186 अवैध प्रॉपर्टीज बुलडोजर से ध्वस्त कर दी गई हैं। इस दौरान कोई उपद्रव ना हो, इसके लिए 500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात भी किया गया है। बुलडोजर एक्शन के समय पुलिस और निगम के बड़े अधिकारी खुद मौके पर मौजूद थे। 25 सितंबर को शहर के बहियल गांव में गरबे के दौरान बदमाशों ने हिंदुओं पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पूरे इलाके में हिंसा की तस्वीर देखने को मिली। बवाल के दौरान उपद्रवियों ने हिंदुओं की दुकानों को भी टारगेट करके उनमें तोड़फोड़ की। अब पुलिस ने आरोपियों की पहचान करके उनके खिलाफ एक्शन लिया है। आज सुबह से ही गांधीनगर में निगम का बुलडोजर गरज रहा है। प्रशासन ने फर्स्ट फेज में 186 कमर्शियल प्रॉपर्टीज की पहचान की। दुकानों का निर्माण सरकारी जमीन पर कब्जा करके किया गया था, जिसे बुलडोजर की मदद से खाली कराया जा रहा है। 186 में से 50 ऐसे दुकानदार हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हैं। अब पुलिस ने चुन चुनकर उनका भी हिसाब किताब शुरू कर दिया है। अब गांधीनगर जिले के बहियल गांव में भी चला है भूपेंद्र पटेल सरकार का बुलडोजर। आपको बता दें कि 24 सितंबर की रात को जिस प्रकार से नवरात्रि के दौरान बहियल गांव में हिंसा भड़की थी और बड़े पैमाने पर जो दुकानें हैं यहाँ पे उनको तोड़ा गया था। 5 जो हिंदुओं की दुकानें हैं मुस्लिम समाज के लोगों ने घेर करके, और उसके बाद जिस प्रकार से बहियल में हिंसा भड़की, उसके बाद आप देख सकते हैं कि पहले तो यहाँ पुलिस ने एक्शन लेते हुए करीब 60 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया था, और उसके बाद जो लोग इस हिंसा में इन्वॉल्व थे उनको और आसपास जितने भी उनके साथ लोग जो जुड़े हुए थे उनके मकानों को और उनकी दुकानों को इलीगल जो यहाँ पे बनी हुई थी उन्हें तोड़ने का अभियान जो है यहाँ चलाया जा रहा है। आज सुबह से ही सूरज उगने से पहले ही यहाँ पे आप देखिए ये जो दुकानें और मकान हैं इनको तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि ये काफ़ी समय से इलीगल दुकानें जो हैं वो बनी हुई थी, ये मकान जो हैं बने हुए थे, और इनको इससे पहले 22, 23 और 24 2022, 2023 और 2024 में भी नोटिस जो हैं वो दिए गए थे, और उसके बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब एक आखिरी नोटिस दिया गया पहली अक्टूबर को, और बता दिया गया था कि 8 तारीख को शाम को 6 बजे तक इन्हें ये तमाम जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनको तोड़ना पड़ेगा खुद ही, और उसे खाली करके निकलना पड़ेगा, वरना सरकार जो है उसे तोड़ देगी। और आप देख सकते हैं आज सुबह से ही जो है एक्शन शुरू हो गया है, और यहाँ पे करीब 186 फर्स्ट फेज में 186 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं, और उनको अब यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं पहले से इनको नोटिस नहीं दिए गए थे, इनको नोटिस दिए गए थे। लगातार प्रशासन जो है उसकी तरफ से कार्रवाई जो है वो की जा रही थी, लेकिन जब देखा गया कि कोई एक्शन नहीं लिया गया है इनकी तरफ से, और लगातार जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो आप देखिए बढ़ता ही जा रहा था, उसके बाद सरकार ने अपनी जो कार्रवाई है उसको तेज़ किया, और उसके बाद आप देखिए जिस प्रकार से ये हिंसक घटनाएं होनी शुरू हो गई यहाँ पे, और जब देखा कि ये लोग इलीगली कंस्ट्रक्शन तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ कानून को भी अपने हाथ में ले रहे हैं, तब जाकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये जो है डिमोलिशन का एक्शन जो है उसको लिया गया, और यहाँ आप देख सकते हैं सरकारी बुलडोज़र जो हैं वो यहाँ पहुँच करके इन तमाम जो इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यहाँ पे तोड़ रहे हैं। जिस वक्त इन इलीगल प्रॉपर्टीज को तोड़ा जा रहा था उस वक्त निर्णय ने ग्राउंड पर यह पूरी रिपोर्ट तैयार की। आपने देखा किस तरह से एक्शन लिया गया। दरअसल 25 सितंबर को भीड़ ने गरबा में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी की थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए लगभग 70 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब पुलिस पथराव में शामिल आरोपियों की पहचान कर उनके अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर रही है, और पहले फेज में लगभग 186 इस तरह के अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है।
हमारे साथ गांधीनगर एसपी मौजूद हैं शेट्टी साहब। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो ये कार्रवाई हो रही है कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि हिंसा हुई उसके तुरंत बाद सरकार ने बुलडोज़र एक्शन शुरू कर दिया। असली वजह क्या है? असली वजह यही है कि ये R&B का रोड है। रोड के ऊपर इन्होंने दबान करके कार्यवाही दबान करके अपना जो अपन कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स इन्होंने किया है। तो इसके लिए पहले भी नोटिसेस दिया गया था सरकार की तरफ से। लगभग 1 साल से ये प्रोसीजर चल रहा है, बट आज करने का कारण यही है कि सरकार इसमें से लगभग 50 स्ट्रक्चर्स ऐसा है जिसके खिलाफ गुनाह दाखिल हो चुके हैं। तो प्रायोरिटी में करने का मेन कारण यही है कि तुम्हारा गैरकायदेसर दबान होते हुए भी इतना हिम्मत दिखा रहे हो, तो सरकार एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं सारे असामाजिक तत्वों को कि तुम्हारा जोपन दबान है उसको खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा एंड सरकार किसी भी तरीका की गैरकायदेसर काम को सहन नहीं किया जाएगा एंड हर एक तरीका से इनको सरकारी कार्रवाई किया जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो इलीगल एनक्रोचमेंट किया हुआ है और उसके बाद आप कानून और व्यवस्था को भी अपने हाथ में ले रहे हैं, तो सरकार को कोई ना कोई मेजर जरूर अडॉप्ट करना पड़ेगा मैसेज देने के लिए। सरकार मतलब वही कह रहा हूँ, किसी तरीका से इलीगल एक्टिविटीज़ को सहन नहीं करेंगे। ये क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि तुम्हारा अगर इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है हर तरीका से कार्रवाई, तुम्हारे गुनाह तो दाखिल होगा, सख्त से कार्रवाई होगा, तुमको बेल नहीं मिलेंगे वो भी सरकार कोशिश करेंगे। साथ ही साथ तुम्हारा जितने भी गैरकायदेसर दबान है वो भी दूर किया जाएगा। और हमने सुना इनको ऑलरेडी पहले 3 नोटिसेस दिए गए हैं पिछले 2-3 सालों में। एब्सोल्युटली, इनको ऑलरेडी 3 नोटिसेस दिया गया पिछले 1-2 साल में और लास्ट 2 नोटिसेस पिछले 10 दिन में दिया गया है। आज कितना टारगेट है आप लोगों का? कितना आज टोटल 186 स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई किया है। ये 186 स्ट्रक्चर्स का दबान दूर करने का कार्यवाही चलेगा। और अब बात करेंगे जहरीले कफ सिरप की। इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जानलेवा खांसी की दवाई की सप्लाई पर मध्य प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक एस रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी टीम ने रंगनाथन को देर रात चेन्नई से अरेस्ट किया है। फार्मा कंपनी के मालिक से पुलिस अब पूछताछ में जुटी हुई है। चेन्नई पहुंची स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने फार्मा कंपनी के कांचीपुरम फैक्ट्री को भी सील कर दिया है। केवल मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक के डोज से अब तक 20 बच्चों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा मासूमों की जान छिंदवाड़ा में गई है। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का मालिक एस रंगराजन रविवार से ही फरार था। रंगराजन की तलाश में मध्य प्रदेश से 7 सदस्यीय एसआईटी की टीम तमिलनाडु पहुंची। पुलिस ने रंगनाथन की गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। कल देर रात चेन्नई पुलिस की मदद से मध्य प्रदेश पुलिस ने रंगनाथन को गिरफ्तार किया, अपनी कस्टडी में लिया। पुलिस अब इसे छिंदवाड़ा लाकर पूछताछ करने के प्रोसेस की शुरुआत करेगी। बुधवार को तमिलनाडु के कांचीपुरम में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की फैक्ट्री पर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने छापेमारी की थी और इस दौरान फैक्ट्री से सीसीटीवी फुटेज और कई डॉक्यूमेंट जब्त किए गए थे। बाद में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री को सील कर दिया गया। श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी को 2011 में कोल्ड ड्रिंक का सिरप बनाने का लाइसेंस मिला था। तब से लेकर अब तक ये कंपनी किसी जांच के दायरे में नहीं आई है। कांचीपुरम में एक छोटी सी बिल्डिंग में ये कंपनी चलाई जा रही थी, जहां ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही नियमों का पालन किया जा रहा था। नियमों को ताक पर रखकर ये जहरीला कफ सिरप तैयार हो रहा था। और इसी जहरीले कफ सिरप के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने अब तक 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। श्रीसन कंपनी के मालिक से पहले पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया था। सरकार अब छिंदवाड़ा में घर घर जाकर कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बॉटल्स इकट्ठा कर रही है। सरकार का यह दावा है कि कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की कुल 660 बॉटल्स की सप्लाई हुई थी, जिसमें से अब 446 शीशियां बरामद हो चुकी हैं और बची हुई शीशियां घर घर जाकर कलेक्ट की जा रही हैं। देश भर में जहरीली कफ सिरप पीने से अब तक 24 बच्चों की मौत हो चुकी है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 9 राज्यों में कोल्ड ड्रिंक पर बैन भी लगा दिया गया है। अगली बड़ी खबर हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस से जुड़ी हुई। इस मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। पूरन कुमार के 8 पन्नों के सुसाइड नोट के सामने आने के बाद कई राज खुले हैं। इसमें उन्होंने खुदकुशी के लिए डीजीपी, एडीजीपी और एसपी रैंक के 10 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है।
अपने सुसाइड नोट में पूरण कुमार ने डीजीपी और पूर्व डीजीपी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही आईपीएस पूरण के सुसाइड नोट में आईपीएस संदीप खिरवार, अमिताभ ढिल्लों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पूरण कुमार ने 8 पन्नों के टाइप और हस्ताक्षर वाले अपने सुसाइड नोट में अपने करियर के दौरान आई कई दिक्कतों का जिक्र किया। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि कुछ अधिकारियों के द्वारा उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी गई। आपको याद दिलाते हैं कि मंगलवार को पूरण कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। चंडीगढ़ सेक्टर 11 में बेसमेंट से उनकी लाश बरामद हुई थी। इस मामले में एक नया मोड़ आया है। पूरण कुमार के सुसाइड केस ने हरियाणा पुलिस और प्रशासनिक महकमे में खलबली मचा दी है। पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, ये जो नया खुलासा इस मामले में हुआ है, ये एक पुख्ता सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है जिसमें सीनियर ऑफिसर्स पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अभी तक पूरा मामला जो सामने आया है उसके बाद ये खबर सामने आ रही थी कि 8 पन्नों का सुसाइड नोट है जिसमें उन्होंने बकायदा काफी ज्यादा आईपीएस अधिकारियों का उसमें जिक्र किया है। और सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये 24 सेक्टर का घर है जहां पर आपको पुलिस जो है वो नजर आ रही है। दरअसल अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी जो कि विदेश दौरे पर थे, वहीं पर ही आईपीएस जो हैं वाई पूरण सिंह उनकी पत्नी साथ ही गई हुई थी। कल वो देर शाम लौटी हैं और अब थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इनके घर पर मुलाकात करेंगे। और जिस तरह से ये पूरा मामला जब सामने आया है तो उसने कहीं ना कहीं राजनीति में हलचल जरूर मचा दी है। और इसमें जो बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो मौजूदा डीजीपी हो शत्रुजीत कपूर हो, संजय कुमार एडीजीपी हैं, पंकज नैन है वो आईजीपी हैं, उसके अलावा काला रामचंद्र हैं वो आईपीएस वो भी हैं, संदीप खिरवार वो भी आईपीएस हैं, और शिशाब कविराज वो भी आईपीएस हैं। तो तमाम इसमें मनोज यादव पूर्व डीजीपी हैं, पीके अग्रवाल पूर्व डीजीपी हैं, टीवीएसएन प्रसाद जो हैं वो भी आईएएस हैं। तो तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो इस वक्त इनका जो नाम है वो चल रहा है। और ये सामने आप जो घर देख रहे हैं, ये इसके ऊपर अभी भी आपको नेम प्लेट जो है वो नजर आएगी जिसपे बकायदा अमनीत पी कुमार आईएएस हैं और वाई पूरण कुमार आईपीएस, ये जो 2 नाम नजर आ रहे हैं। और अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर इस आत्महत्या के बाद जो है वो राजनीति गलियारा जहां पे पूरी की पूरी जो है खलबली मची हुई है, वहीं आईपीएस के अंदर भी इसको लेकर काफी ज्यादा खलबली है क्योंकि मौजूदा डीजीपी का नाम आने के बाद से लगातार जिस तरह से एक और बड़ी बात जो इस पूरे मामले में सामने आ रही है, गलती किसकी, किसने कितनी गलती की, ये तो आगे की बात है। पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार कितना बड़ा हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो इस सुसाइड नोट से यही समझ में आती है। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका पूरी जानकारी के लिए। अभी में आप बात करेंगे सिंगर जुबिन गर्ग की मौत की मिस्ट्री की जो लगातार उलझ रही है। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मौत को हादसा बताया गया, लेकिन जुबिन की पत्नी और फैंस के आरोपों के बाद जांच नए सिरे से शुरू हुई है। असम पुलिस की एसआईटी ने जांच अपने हाथ में ली तो एक के बाद एक कई खुलासे हुए हैं। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको देते, जुबिन गर्ग की मौत मिस्ट्री में यह नया ट्विस्ट आया है। जुबिन के 2 पर्सनल बॉडीगार्ड्स के खाते में 1-1 करोड़ का संदिग्ध लेन देन मिला है। एसआईटी को शक यह है कि इस ट्रांजैक्शन का कनेक्शन जुबिन की मौत से हो सकता है। एक और बड़ा अपडेट यह भी है कि एसआईटी ने जुबिन के चचेरे भाई संदीपन गर्ग को भी अरेस्ट किया है। संदीपन असम पुलिस के डीएसपी हैं, उन्हें 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। वो भी जुबिन के साथ सिंगापुर गए थे। अब जुबिन के 2 पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी शक के दायरे में हैं। 1-1 करोड़ का संदिग्ध लेन देन उनके खातों में हुआ है, जिसके बाद एसआईटी ने जांच का एंगल उनकी तरफ भी मोड़ दिया है। इस मामले में संदीपन गर्ग को पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। जुबिन जब कॉन्सर्ट के लिए सिंगापुर जा रहे थे तो संदीपन ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई थी। 19 सितंबर को सिंगापुर में जुबिन की मौत हुई तो इसे हादसा बताया गया, लेकिन हत्या के एंगल से जांच की मांग हुई तो खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए आगे बढ़े और जांच एसआईटी को सौंपी गई। सिंगापुर में पोस्टमार्टम के बाद गुवाहाटी एम्स में जुबिन का दोबारा पोस्टमार्टम भी करवाया गया। इस केस में अब ये नया एंगल भी सामने आया है, जहां 2 पर्सनल बॉडीगार्ड पर शक है। दोनों के खातों में 1-1 करोड़ रुपए कहां से आए, किसने दिए, किस कारण से ये पैसे आए, साजिश के एंगल से भी अब तफ्तीश की जा रही है और दोनों से एसआईटी की टीम पूछताछ की तैयारी कर रही है। इस केस की जांच चूंकि सिंगापुर में हुई है, इसकी कड़ियां कहां और किससे जुड़ी हुई हैं, अभी फिलहाल क्वेश्चन आंसर्स के दायरे में ये तमाम चीजें हैं।
तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं और उसी के बाद इस मर्डर मिस्ट्री या फिर एक्सीडेंटल डेथ बताया जा रहा है, उस पर से पर्दा हटेगा। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार, ताजा अपडेट ये है कि 2 बॉडीगार्ड जुबिन के उनके बैंक ट्रांजैक्शंस में 1-1 करोड़ रुपए की बात सामने आई है, यानी कि पुलिस एसआईटी इस मामले में मनी ट्रेल को भी ढूंढ रही है। जी देखिए, 1-1 करोड़ रुपए की ये ट्रांजैक्शन को जैसे पुलिस गौर से देख रहे हैं, इसके अलावा आज नई तरीके से 2 लोगों से फिर से पूछताछ कर रही है असम पुलिस और उनसे जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि 19 सितंबर को सिंगापुर में आखिर हुआ क्या था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कल ही जुबिन गर्ग के चचेरे भाई संदीपन गर्ग, जो कि असम पुलिस के डीएसपी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको 14 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भी भेजा गया है। उसके अलावा आज सुबह से 2 अन्य लोगों को भी पूछताछ कर रही है असम पुलिस और उनसे ये जानने की कोशिश किया जा रहा है कि 19 सितंबर यार्ड में अगर आखिर हुआ क्या था, उस बारे में उनसे ये बताइए, किया जा रहा है। चचेरे भाई संदीपन जो असम पुलिस में डीएसपी भी हैं, उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है और जो 2 अन्य लोग जिनसे आज पूछताछ हो रही है वो कौन है? जी देखिए, असम पुलिस के डीएसपी और जुबिन गर्ग के चचेरे भाई संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उस वक्त यानी कि 19 सितंबर उसी यार्ड पे वो भी मौजूद थे। उनको लगातार पूछताछ किया गया, लेकिन उनके सही जवाब पुलिस को नहीं मिला, क्योंकि अलग अलग समय पे अलग अलग आंसर वो दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये संदिग्ध था कि इस जुबिन गर्ग के मौत के पीछे संदीपन गर्ग का कोई हाथ हो सकता है। तो इसी के आधार पर फिलहाल के लिए संदीपन गर्ग, जो कि असम पुलिस के डीएसपी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भी भेजा गया है। और इसके अलावा आज सुबह से अन्य 2 लोगों को फिर से पूछताछ कर रही है असम पुलिस और उनसे जानने की ये कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि 19 तारीख को जो 11 लोग उस यार्ड पे थे, उस 11 लोगों में से 8 लोगों की पूछताछ तो हो चुकी है, लेकिन अन्य जो 3 लोग हैं उनसे पूछताछ जारी है, जिसमें से 2 लोगों को पूछताछ आज किया जा रहा है। तो उनसे 19 तारीख के बारे में लगातार असम पुलिस सवाल पूछ रही है कि जाहिर है ये बड़ा सवाल है ओंकार कि आखिर एक चचेरा भाई खुद अपने भाई की जान क्यों लेना चाहेगा और बॉडीगार्ड जिनका काम ही है रक्षा करना, क्या वो भी ऐसे मर्डर में इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर वाकई में ये मर्डर है। बहुत शुक्रिया ओंकार आपका पूरी जानकारी के लिए। अब खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आपके सामने, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बाइक सवार दबंगों ने कार सवार को रोककर पहले तो बदसलूकी की और फिर मारपीट करने लगे। पूरा बवाल सड़क पर ही चलता रहा। जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें इस मारपीट की आप देख रहे हैं। हापुड़ की ये पूरी खबर, वहां की घटना, मामूली विवाद में किस तरह से पहले बहस हुई और उसके बाद एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाने लगे, मारपीट करने लगे। रोड रेज की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दबंग बाइक सवार, दरअसल उसके सर पर किस तरह से खून सवार था वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। टक्कर हो गई थी गाड़ी की बाइक से और मामूली सी टक्कर में इतना बड़ा विवाद हो गया कि बाइक सवार ने गाड़ी वाले लोगों पर हाथ खोलना शुरू कर दिया और जमकर देखिए किस तरह से हाथापाई हुई। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आ रही है, जहां दबंग छात्रों ने एक छात्र को पटक पटक कर पीटा। बताया जा रहा है कि कॉलेज में मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद दबंगों ने छात्र की पिटाई कर दी। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरह से कई लोग मिलकर एक छात्र की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं, लात से मार रहे हैं और जमीन पर इस व्यक्ति को लिटा दिया है। वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद पुलिस भी दबंग छात्रों की तलाश में जुट गई। विवाद किस बात को लेकर हुआ था फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। साथ ही उन तमाम लोगों की भी को ढूंढा जा रहा है जो इस वीडियो में छात्र को सड़क पर लिटाकर पीटते हुए बेरहमी से दिख रहे हैं। दरअसल मामूली सा विवाद हुआ था और इस मामूली से विवाद में कुछ लोगों ने एक छात्र को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया।